गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बेसिकली बताया था कि हमारे पास दो बीकर्स होती हैं जिनमें हम अलग अलग सॉल्यूशंस लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, और उनके अंदर अलग अलग मेटल रॉड्स को हम डिप करते हैं, जिसके बाद हमारा एक सेल प्रिपेयर होता है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन चलती है। तो हमने ये सारा काम किया था जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल लेके। जिंक और इलेक्ट्रोड के लिए मैंने ये बताया था। आवाज आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा चलो, चिंतन को नहीं आ रही, उसको आप बता देते हैं, अभी वो क्लास को रिस्टार्ट करेगी। तो मैं जैसा भी बता रहा था कि हमने हमारा जिंक और कॉपर वाला सेल का एग्जांपल लिया था। फिर मैंने कल आपको इसके बारे में सारे प्रोसेसेस जो थे वो एक्सप्लेन किए थे, और प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि हमारा जो ये वाला सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो टोटल हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.1 वोल्ट। जो हमने जिंक और कॉपर का सेल बनाया ना, इससे हम 1.1 पोटेंशियल तक की वोल्टेज जो है वो ऑब्टेन कर पाए। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये वाली जो हमारे सेल की टोटल पोटेंशियल आ रही है किसकी वजह से आ रही है? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर था, सेल का जो टोटल पोटेंशियल होता है वो हमारे दो बीकर्स के पोटेंशियल्स पे डिपेंड करता है। यानी कि जिंक वाले बीकर का पोटेंशियल, कॉपर वाले बीकर का पोटेंशियल। जब हम दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं, जिंक और कॉपर को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तब हम इसे बोलते हैं सेल। लेकिन अगर मैं जिंक वाले बीकर को सेपरेटली पढ़ूंगा, कॉपर वाले बीकर को सेपरेटली पढ़ूंगा, तब हम इसे बोलते हैं हाफ सेल्स। जैसे मैंने आपको बैलेंसिंग में बताया था ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ते हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप सिर्फ रिडक्शन पढ़ते हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेल का ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन पढ़ूंगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर मैं रिडक्शन वाला पोर्शन पढ़ूंगा तो वो होगा रिडक्शन हाफ सेल। जो मेरे सेल का टोटल पोटेंशियल आ रहा है ना 1.1, इस टोटल पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन वाले हाफ सेल का भी कंट्रीब्यूशन है, रिडक्शन वाले हाफ सेल का भी कंट्रीब्यूशन है। दोनों के कंट्रीब्यूशंस को ऐड करके मेरे पास टोटल पोटेंशियल आ रहा है 1.1। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, 1.1 में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, रिडक्शन पोटेंशियल ने कितना कंट्रीब्यूट किया? हमें इस कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है। 1.1 वोल्ट में से जिंक कितनी वोल्टेज कंट्रीब्यूट करेगा, कॉपर कितनी जो वोल्टेज कंट्रीब्यूट करेगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आज हम इसके बारे में पता लगाएंगे। सेकेंडली, देखो ये बात समझाने के लिए ना मुझे आज ये सेल दोबारा बनाना पड़ा। तो मुझे जब भी आपको सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होती है, सेल की रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखानी पड़ती है। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये बड़ी मुश्किल है बनानी, मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। तो हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुझे बार बार ये सेल नहीं बनाना पड़ेगा। फिर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है वो डेफिनेशन दूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की टाइप बताऊंगा, और उसके बाद ये बताऊंगा कि आप इन हाफ सेल्स के पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। पूरे सेल का पोटेंशियल तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ जिंक का पोटेंशियल पता करना हो या सिर्फ कॉपर का पोटेंशियल पता करना हो तो कैसे करूंगा? इन सब बातों के बारे में आपने आज डिस्कस करना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले करता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल।
हम किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो। देखो ये जो हमारा सेल है, इस सेल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा पार्ट है सॉल्ट ब्रिज, तीसरा पार्ट है रिडक्शन हाफ सेल। तो जब भी हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन दिया करेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन में हमें ये तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो शो करने होते हैं। पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर रिडक्शन हाफ सेल, फिर सॉल्ट ब्रिज, और लास्ट में रिडक्शन हाफ सेल। इसी नंबर से आपको चलना है, ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज और फिर रिडक्शन। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूं हमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देनी है। सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को दिखाना है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए मुझे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कौन सी थी? जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। जो रिएक्टेंट था वो पहले, जो प्रोडक्ट था वो बाद में। इलेक्ट्रॉन शो नहीं करने होते। एरो की जगह पे ये लंबी से आपको लाइनें खींच देनी है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। सिमिलरली रिडक्शन हाफ सेल के लिए क्या रिएक्शन थी? रिडक्शन हाफ सेल के लिए रिएक्शन थी कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू कॉपर। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी रिडक्शन की। इसको मैं कैसे लिखूंगा? रिएक्शन में आ रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में आ रहा है कॉपर। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट में आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट में आएगा कॉपर। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के बीच में कौन आ रहा था? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पैरेलल लाइंस लगा के बड़ी बड़ी। ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में मैंने आपको दिखाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट में मैंने दिखाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लास्ट हमारा क्या रह गया इस रिप्रेजेंटेशन में? लास्ट देखो क्या चीज है। जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें जिंक आयंस कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जिंक आयंस और सल्फेट आयंस। सिमिलरली यहां पे प्रेजेंट है कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। तो जिंक आयंस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलरिटी। ये कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बतानी होती है। सिमिलरली जो हमारे कॉपर आयंस है, कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलरिटी। तो ये फिर आपको ब्रैकेट में बतानी होती है। एक चीज याद रखना, कंसंट्रेशन हम हमेशा आयंस की शो करती हैं, प्योर कंपाउंड की शो नहीं करते। ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। प्योर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन 1 होती है, आयंस की कंसंट्रेशन शो करनी होती है। फिर आपने सेल में जितनी कंसंट्रेशन दी होगी आप उसी तरीके से शो कर देंगे। अब एक तो मैं सेल आपको ऐसे शो कर रहा था, एक मैंने आपको सेल ऐसे शो किया। ये इस रिप्रेजेंटेशन है, हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, और वैसे भी किसी सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो बारी बारी डायग्राम नहीं बनाते, इसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है, भूमिका, चिंतन, जतिन और सारिका, कीर्ति, ठीक है, सृष्टि, ठीक है, निशा, कार्तिक, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल।
अब सेल को रिप्रेजेंट करने हमने सीख लिया, हम धीरे धीरे इस बात पे आ रहे हैं। इस बात को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वो डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में हम उस टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे। तो पहले हमारे पास हमारी डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक बीकर कंसीडर कर लेता हूं। उस बीकर के अंदर मैं कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगा, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन ले लूंगा। जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया होगा, उसी मेटल को मैं इसके अंदर ऐसे डिप कर दूंगा। तो जब हम एक मेटल को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस पॉसिबल है। या तो ये मेटल इलेक्ट्रोड जो होती है वो आयंस प्रोड्यूस करके सॉल्यूशन में भेज देगी। पहला केस तो ये हो सकता है, जो हमारी मेटल रॉड है वो आयंस प्रोड्यूस करके सॉल्यूशन के अंदर भेज देगी, ये तो हमारा पहला केस है। या दूसरा केस ये होगा, यहाँ पे हमारे जो भी आयंस प्रेजेंट है वो सारे के सारे हमारे मेटल के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि मेटल जो है वो हमारी आयंस को अट्रैक्ट करेगी। तो दो केस पॉसिबल है, या तो हमारी मेटल रॉड जो है वो आयंस प्रोड्यूस करेगी, या सॉल्यूशन के अंदर जो ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है उनको अट्रैक्ट करेगी। तो यहीं पे हमारे पास डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल रॉड टू लूज या गेन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सॉल्यूशन ऑफ आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल रॉड की टेंडेंसी जब आप उसको उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, इन दोनों में से कोई भी टेंडेंसी हो, उसे फिर हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ ए मेटल रॉड टू लूज और gain electrons when dipped in solution of its own ions। मतलब अगर मैं यहाँ पे जिंक रॉड ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयंस का होना जरूरी है, यानी कि जिंक सल्फेट। अगर कॉपर रॉड लेता तो कॉपर के आयंस का होना जरूरी था। अगर उसके अलावा कोई और मेटल लेता, सिल्वर लेता, गोल्ड लेता, प्लेटिनम लेता, तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट हमें यहाँ पे कंसीडर करना होता है। ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने बताई, इसमें मैंने बताया दो केस होंगे, या तो हमारी मेटल रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अगर हमारी इलेक्ट्रोड जो होती है वो सॉल्यूशन में डिप करने पे इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस शो कर रही है? ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करते हुए जो भी पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए OX लगा दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारी मेटल इलेक्ट्रोड जो होती है वो अपने ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, लेकिन जब मैंने मेटल को अपने सॉल्यूशन में डिप किया और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट कर दे। इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब है? कि वो रिडक्शन शो कर रही है, और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन शो करती है तो उसका कौन सा पोटेंशियल आएगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो E से। तो पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है? दोनों चीजें। हमारी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन के आयंस में डिप कर दो,
तो वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर लूज करेगी तो वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर गेन करेगी तो उसे आप बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहीं पे हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप डिनोट करते हैं ई नॉट से। ई के ऊपर 0 लगा देंगे, उसे फिर आप ई नॉट बोलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहां पे मैं 2 कंडीशंस फिक्स कर दूंगा। ये जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये सारा प्रोसेस मैं करवा रहा हूं 298 केल्विन पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे आप रूम टेम्परेचर भी बोल देते हो, और कंसंट्रेशन मैंने यहां पे ले लिया है 1 मोलैरिटी, प्रेशर ले लिया है 1 बार। इस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन सुनो, द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स when dipped in a solution of its own ions having concentration 1 molarity at pressure 1 bar at room temperature, then the potential is known as standard electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करते हैं, कंडीशंस को फिक्स कर देते हैं। अगर मैं फिक्स कंडीशंस में ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो वो मेरे पास आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसे फिर मैं ई नॉट ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं स्टैंडर्ड पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाता हूं तो वो मेरे पास आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे मैं ई नॉट रिडक्शन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मतलब यही होता है, हमें 10 में से 8 बार इसी वैल्यू को यूज करना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वालों को। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके डाउट ले लो, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है अनिशा, सारिका, जितिन, कार्तिक, कीर्ति, सृष्टि, चिराग, ठीक है, भूमिका और चिराग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। 2 बातें हमने डिस्कस कर ली। पहली बात थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, दूसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि मैं आपको यहाँ पे तीसरी चीज करवा सकूं। अब जिस बात से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया था ना, उसी बात पे मैं वापस आता हूँ। कौन सी बात पे? जो हमने कल जिंक कॉपर का सेल बनाया था, उस जिंक कॉपर का जो सेल था उसका टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना आ रहा था? 1.1 वोल्ट आ रहा था। मैंने यहाँ पे नोट लगाया, इसका मतलब कंडीशंस मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड ली हुई थी। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी? टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन जो है वो 1। जिधर कोई डाउट है तो बोलो। सर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें हमेशा कांस्टेंट रहते हैं वैल्यूज? हाँ जी बच्चे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर देते हो, प्रेशर कम ज्यादा कर देते हो या कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तब वो वैल्यूज चेंज होंगी। ओके सर। हाँ जी, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमेशा फिक्स वैल्यू, अनलेस आप कंडीशंस को चेंज ना करो। तो ये ना हमारे पास हमारे कल वाले सेल की, यानी कि जिंक कॉपर सेल की पोटेंशियल आ रही है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, मुझे ये नहीं पता इस टोटल पोटेंशियल में जिंक ने कितना कंट्रीब्यूट किया और
कॉपर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। मुझे दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता है कि दोनों ने जो कंट्रीब्यूशन किया उससे हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो है वो 1.1 आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इसकी और इसकी अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। मुझे कोई ऐसा मेथड फाइंड आउट करना है जिस मेथड से मैं जिंक और कॉपर की सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकूं। इनकी सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक स्पेशल इलेक्ट्रोड की हेल्प ली। उस स्पेशल इलेक्ट्रोड को आप बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास वो इलेक्ट्रोड होती है जिसका पोटेंशियल हमें पहले से ही पता होगा। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास 3 स्टूडेंट थे, तीनों स्टूडेंट्स ने मिलकर पार्टी करनी है। मुझे पता है 3 बच्चे हैं ए बी सी, मुझे पता है बी ने हमेशा 20 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं, गारंटीड है। बी ने 20 रुपए कंट्रीब्यूट करनी है, मुझे उसका पता है। उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो बी के मुझे पता है ना 20 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए बी जो है वो मेरा रेफरेंस कंपाउंड हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखो कितना इजी काम है। आपका सेल बनाएंगे, सेल में दो हमारी जो रॉड्स होंगी वो कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। इन दोनों में से मैं एक इलेक्ट्रोड कौन से ले लूंगा, रेफरेंस ले लूंगा। अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लूंगा उसका पोटेंशियल तो मुझे पता होगा। दोनों में से अगर एक का पोटेंशियल मुझे पता होगा तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। इसलिए हमें यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करना चाहिए। तो जिंक और कॉपर के पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करूंगा। हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसका नाम है शील। फुल फॉर्म है इसकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप शी बोलते हो। इसका एक और नाम भी है NHE, where N stands for the normal। He का मतलब वही है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है या वो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है। मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कैसे पता करूंगा, जिंक का सेल बना दूंगा हाइड्रोजन के साथ। जिंक और हाइड्रोजन का सेल बना दिया, सपोज करो मेरे पास सेल की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। मैं वैसे ही बोल रहा हूं, मैंने सेल बनाया, सेल की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। सेल मैंने बनाया हाइड्रोजन और जिंक को मिला के। अब हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो इसका पोटेंशियल तो मुझे पता होगा। इसका जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, माइनस करके मेरे पास जिंक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया। पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखने में कैसे होती है, इसे बनाते कैसे हैं, फिर मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बता दूंगा जो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ पे देखो हम हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाते कैसे हैं। मुझे किसी बच्चे ने बोला कि सर प्रॉब्लम नहीं आएगी हाइड्रोजन के अंदर। मैंने बोला क्यों? बच्चे ने बोला कि जब भी हम किसी का सेल बनाते हैं, सेल बनाने के लिए हमें मेटल रॉड चाहिए जो हम हमारे सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब मेटल रॉड तो सॉलिड होती है, हाइड्रोजन की मेटल रॉड कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन तो गैस है। मैंने बोला यार बात तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनानी पड़ेगी, और हाइड्रोजन सॉलिड नहीं होता, हाइड्रोजन तो गैस होता है। तो हम गैस की इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? तो वही प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज मुझे स्पेशली इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि गैसेस की इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें बीकर लेना है,
उस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड को, क्योंकि इसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होती है। फिर आप जो भी इलेक्ट्रोड बना रहे होते हो उसी इलेक्ट्रोड के आयंस लेने हैं। अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ तो मुझे आयंस भी किसके लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के। HCl में फिर हाइड्रोजन के आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने मेरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इलेक्ट्रोड देखो कैसे बनाऊंगा। मुझे इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है, उल्टी टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक होल होगा जिसमें से मैं वायर पास करूंगा, और नीचे मैंने यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल लगा रखा है। प्लेटिनम फॉइल जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे वो प्लेटिनम के थ्रू होंगे। ये जो मैंने बीच में छोटा सा होल छोड़ा, इस होल पे मैं एक पाइप लगाऊंगा, और इस पाइप के थ्रू मैं क्या करूंगा, 1 बार प्रेशर वाली हाइड्रोजन गैस को इसमें इंसर्ट करूंगा। जब मैं हाइड्रोजन गैस इसमें इंसर्ट करूंगा जिसका प्रेशर 1 बार है, तो ये वाली हाइड्रोजन गैस हमारी वायर के ऊपर जाके लग जाएगी, उस पर एडसॉर्ब हो जाएगी। वायर के ऊपर जाके एडसॉर्ब हो गई, हाइड्रोजन गैस भी आ गई, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन भी आ गया, इलेक्ट्रोड हमारी बन गई। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का ये तरीका होता है। इस तरीके में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। ठीक है जिंदर, ठीक है भूमिका, जी अनिशा, सारिका, जतिन, कीर्ति। चलिए ठीक है ठीक। तो अनिशा ने बोला कि मैं रिपीट कर दूं, तो मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं। आपको किसी भी गैस की इलेक्ट्रोड बनानी हो, जैसे मैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहा हूँ ना, मैं हाइड्रोजन गैस की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है। आपको वो किसी भी गैस की बनाने के लिए बोल सकता है, कहता नाइट्रोजन गैस की बनाओ, ऑक्सीजन गैस की बनाओ, क्लोरीन गैस की बनाओ, सबके लिए मेथड सेम होता है। आपको जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड बनानी होती है, सबसे पहले उसके आयंस लेने होते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में। मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहा हूं तो मुझे H+ आयंस लेने पड़ेंगे। अब H+ आयंस मुझे कहां से मिलेंगे, एसिड से। एसिड का काम ही होता है H+ लेना। तो यहाँ पे मैं कोई भी एसिड कंसीडर करूंगा, मैंने यहाँ पे HCl कंसीडर करूंगा। HCl का जो सॉल्यूशन है वो मेरा एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। अब जैसा मैंने बताया कि मुझे हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड बनानी है, तो हाइड्रोजन गैस सॉलिड तो है नहीं जिसकी इलेक्ट्रोड मैं बना लूंगा, मुझे इस गैस की इलेक्ट्रोड बनानी है। तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम बीच में कॉपर वायर ले लेंगे, एल्यूमिनियम वायर ले लेंगे, कोई भी मेटल की वायर। उस मेटल की वायर को हमने टेस्ट ट्यूब में से पास करवा देंगे। टेस्ट ट्यूब हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हाइड्रोजन गैस हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रहे, वहां से बाहर ना निकले। और बाद में क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर आएगी तो वो वायर्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वायर में हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो गए, यानी कि हमारे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड प्रिपेयर होगी, उस इलेक्ट्रोड को मैंने HCl के अंदर डिप किया हुआ है, हमारा हाफ सेल प्रिपेयर होगा। तो ये हमारे पास हमारा तरीका होता है हाफ सेल को प्रिपेयर करने का। अभी भी कोई डाउट है निशा तो पूछ सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना तो बोलो। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप। अब सेटअप तो मिल गया, अब इसको मैं कैसे यूज करूंगा जिंक के साथ, ताकि मैं जिंक का पोटेंशियल पता कर सकूं, मैं ये आपको बता रहा हूं। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा जिंक और हाइड्रोजन के बीच में। तो जिंक और हाइड्रोजन का सेल मैं आपको फटाफट बना के दिखाता हूँ।
रिएक्टिविटी सीरीज से मैंने ये पता किया जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको कल भी बताई थी ना, कल्लू नाम का मटका है लाने सन में आलू सारा फीके पकाते हैं, 10th में पढ़ते थे आप, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। उस सीरीज में मैंने ये देखा जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। ये क्यों बता रहा हूँ? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो ऑक्सीडेशन करता है, और जो भी ऑक्सीडेशन करता है वो एनोड बनता है, उससे फिर हम लेफ्ट में बनाएंगे। जिंक और हाइड्रोजन में एनोड कौन बनेगा कंफ्यूजन था ना, मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। जिंक बनेगा एनोड क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो सेल बनाते हैं, एक आएगा लेफ्ट बीकर, दूसरा आएगा राइट बीकर। लेफ्ट बीकर में 1 मोलर जिंक सल्फेट, राइट बीकर में 1 मोलर HCl। लेफ्ट बीकर में जिंक रॉड, एनोड कल बताया था मैंने लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड लेफ्ट पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। HCl के अंदर क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दूंगा, एक इसमें से वायर पास कर दी होगी, वायर के नीचे प्लेटिनम लगाया होगा, प्लेटिनम फॉयल। इसकी जो वायर है और इसकी जो वायर है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं ताकि मैं एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट कर सकूं। फिर इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज। ये आ गया सॉल्ट ब्रिज। ये है हमारी कैथोड और ये होती है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास हमारा apparatus जो है वो तैयार हो गया। अब जिंक जो है वो एनोड है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो इस पे होगी ऑक्सीडेशन। ये आ गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाइड्रोजन वाली जो रॉड दिखा रही है, हाइड्रोजन वाली रॉड है हमारी कैथोड। कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, तो H+ आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बन जाएगा हाइड्रोजन। लॉस और गेन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 का लॉस है तो यहाँ पे 2 का गेन करवाना पड़ेगा, उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे लॉस और गेन बैलेंस हो गया। ये है हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या आ जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन आ जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जिंक प्लस 2H+ changes to zinc 2 positive plus H2। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। ये हमारे पास हमारा सेल था। सेल की वर्किंग में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वर्किंग कल वाली है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। चार्जेस को न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। वो सब बातें कल वाली है, रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास हमारी रेडॉक्स रिएक्शन आ गई। अब ये वाला जो मैंने सेल बनाया, इस सेल का टोटल पोटेंशियल मेरे पास आया 0.76 वोल्ट। जिंक और हाइड्रोजन का जो सेल था, इस सेल का टोटल पोटेंशियल मेरे पास आया 0.76 वोल्ट। अब इस टोटल पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जिंक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है हाइड्रोजन के रेफरेंस की। हाइड्रोजन जो है वो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बताया था, अब बता रहा हूँ। राज के ऊपर से पर्दा उठा रहा हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पोटेंशियल की 0। जितनी मैंने हाइट बना दी थी उतना ही फनी आंसर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। पुट कर दो। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो जिंक का कितना पोटेंशियल आ गया,
जिंक का पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट। इस तरीके से हम सभी एलिमेंट्स की पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो पता कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर करो। ठीक है, सृष्टि, चंदन, कीर्ति, अनीशा, जतिन, ठीक है चिराग, बहुत बढ़िया जी। भूमिका, किसी को कोई डाउट हो? चलिए, तो देखो इस तरीके से मैंने जिंक की वैल्यू निकाल ली, मेरे पास आई 0.76 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, हमारे इस प्रोसेस में जिंक पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। तो ये जो पोटेंशियल निकला, ये कौन सा पोटेंशियल है? ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है? 0.76 वोल्ट आता है। क्योंकि मैंने ये सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आपको देख के कैसे पता लगेगा? वो रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ई नॉट, नीचे मैंने जिंक की रिएक्शन लिखी, देखो ये रिएक्शन है, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव। अगर हम ई नॉट के नीचे किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन शो करेंगे, मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मैं इसके नीचे रिडक्शन वाली रिएक्शन शो करता, मतलब वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसका। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन शो की है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया? 0.76 वोल्ट आ गया। ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट था। इसी मेथड को यूज करके मैंने कॉपर की वैल्यू निकाली। कॉपर की वैल्यू ना मेरे पास ये आई, तो बताओ ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल? फटाफट बताओ, टाइम होने वाला है, लास्ट चीज है। ये जो मैंने लिखा है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन? फटाफट, टाइम होने वाला है। सर रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। रिडक्शन क्यों है?